पापा फीस के पैसे दे दीजिए, मुझे कॉलेज की फीस बनी है। अरे भाई क्या ज़रूरत है ये डिग्री पर डिग्री इकट्ठा करने की। पता है चाहे जितनी डिग्री इकट्ठा कर लो लेकिन मेरे दुकान की बराबरी नहीं कर पाओगे। जानते भी हो महीने की कितनी आमदनी है मेरी। ये डिग्रियां इकट्ठे करने के बाद जाकर किसी कंपनी में लाइन में लगकर नौकरी की भीख ही तो मांगोगे तुम। मैं कहता हूँ जब घर का व्यापार है तो तुम्हें ये डिग्रियों में पैसे खराब करने की ज़रूरत क्या है। कल से मेरे साथ दुकान पर चलो और काम सीखो, वही तुम्हारी डिग्री और वही तुम्हारा डिप्लोमा। मैं करियर सेट कर दूंगा तुम्हारा। पापा मैंने सिर्फ आपसे फीस के लिए पैसे मांगे और आप फिर से अपना वही प्रवचन लेकर बैठ गए। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि पहली बात तो अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मेरे ऊपर दबाव मत डाला करो, और दूसरी बात यह कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके गले पर बैठे बैठे मेरी ज़िंदगी गुजर जाए। अगर कल को मेरा आपके बिजनेस में मन नहीं लगा तो डिग्री होने पर कम से कम मैं कल को कोई और काम तो कर सकता हूँ। हाँ तो पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना, तोड़ो और कॉलेज की फीस दे दो, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। जब खुद पैसा कमाओगे तो पैसों की कीमत जान पाओगे। पापा ठीक ही तो कह रहा है राम, नौकरी या व्यापार तो बाद की बात है, पहले तो हमें अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बेटे रघु की बात सुनकर दीनानाथ जी गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। एक नंबर के नालायक है दोनों के दोनों। कहने को तो दो दो बेटे हैं लेकिन दोनों में से एक भी ढंग का नहीं है। दीनानाथ जी के 2 बेटे थे जिनका नाम था राम और रघु। 2 बेटों के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम उन्होंने उर्मिला रखा था। जैसा कि हर हिंदुस्तानी माता पिता करते हैं, ठीक वैसे ही दीनानाथ जी भी अपने दोनों बेटों से हमेशा ही कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते। रघु और राम चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, उनके पिता दीनानाथ को उनके किए हुए काम में कुछ न कुछ कमी अवश्य ही नजर आ जाती, जिसके कारण दोनों बेटों और पिता के बीच में छोटा मोटा विवाद चलता ही रहता। दीनानाथ का कपड़ों का व्यापार था, व्यापार अच्छा चल रहा था, जिसके कारण आसपास के दुकानदार और व्यापारी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। कुल मिलाकर उनका समाज में अच्छा दबदबा हुआ करता था। एक दिन, प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं आप? प्रणाम बेटा, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माफ़ करना आपको पहचान नहीं पाया। अरे हाँ अंकल, माफ़ कीजिए, मैं आपको अपना परिचय देना ही भूल गया। वो सर्वोदय नगर मार्केट में राधे राधे साड़ी वाले हैं ना? हाँ हाँ, राधे राधे साड़ी तो विश्वकर्मा जी की है। विश्वकर्मा जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके सुपुत्र हो क्या तुम भाई? नहीं अंकल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो राधे राधे साड़ी वाले हैं ना, उनके पास में एक जैन क्लॉथ भंडार है, उसके सामने जो द्वारिका प्रसाद जी का लहंगों का बिजनेस है, वो मेरे मम्मी के चाचा के लड़के के दोस्त हैं मतलब मामा जी लगते हैं मेरे। बस उन्हीं से आपके बारे में सुन सुनकर बड़े हुए हैं हम तो। अच्छा अच्छा, माफ़ करना बेटा, मुझे तो ध्यान ही नहीं पड़ रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अरे अंकल, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, इतना काम रहता है, कहाँ ध्यान रहेगा आपका। बड़े व्यापारियों को कहाँ छोटे छोटे दुकानदारों की डिटेल्स याद रहती है, लेकिन आपके जैसे इंसान से जो एक बार मिल ले, वो आपको इतनी आसानी से भूल थोड़ी ना सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मामा जी तो आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि क्या बताओ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अहमदाबाद से MBA किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मेरे मामा जी ने मुझसे साफ कह दिया, देखो इंटर्नशिप करने के लिए किसी कंपनी वम्पनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दीनानाथ जी हैं, उनके पास जाओ, उनसे सीखो बिजनेस के गुण, वो सिखाएंगे। उनकी तरह व्यापार चलाने वाला ना कोई हुआ है ना कोई होगा। बस अंकल जी, इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। बेटा तुम्हारे मामा जी का नाम तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा बाकी मेरी इतनी तारीफ करते हैं, मेरे बारे में इतनी बातें जानते तो ज़रूर मेरे साथ मिलना जुलना रहा होगा। पता नहीं, लगता है उम्र असर करने लगी है, याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है बेटा मेरी अंकल, अभी आपको यही लग रहा होगा ना कि आप में ऐसी तो कोई खास बात नहीं कि कोई आपके बारे में इतनी बातें करे, लेकिन सच बात यह है कि हीरे को कहाँ पता होता है कि वो कितना कीमती है। अरे आप तो वो हीरा है कि आपकी चमक के आगे सब फेल है। बस अंकल जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे भी आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बनना है। रॉबिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अब तो दीनानाथ जी फूले नहीं समा रहे थे। अरे बेटा तुम खड़े क्यों, आओ आओ बैठो यहाँ पर। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। आजकल के बच्चे तो जैसे बड़ों का सम्मान सत्कार करना भूल ही गए, लेकिन तुम्हें देखकर एहसास हो रहा है कि हर युवा खराब नहीं है, बल्कि मेरे ही सिक्के खोटे हैं। बुरा मत मानिएगा अंकल, लेकिन आपके जैसे महान इंसान की परवरिश मिलने पर भी आपके बेटों में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। अरे अगर मुझे आपके सानिध्य में रहने का मौका मिला होता ना अंकल,
तो आज मैं क्या से क्या बन गया होता। अरे बेटा क्या करे, जब अपनी किस्मत ही खराब हो तो एक तरफ तुम और एक तरफ मेरे बेटे, दोनों के दोनों निकम्मे नालायक। उनकी तो बात ही मत करो। अरे मेरी एक बात सीधे तरीके से उनके दिमाग में ही नहीं जाती। 1000 बार कहा कि चलो मेरे साथ दुकान पर बैठकर कामकाज सीखो, कुछ अनुभव ले लो, लेकिन दोनों के दोनों साफ मना कर देते हैं। अरे अंकल, काश मैं आपके साथ रहकर आपका आशीर्वाद ले पाता, मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाती। दुखी मत हो, देखो तुम भी मेरे लिए मेरे राम और रघु जैसे ही हो। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कल से तुम दुकान पर आ जाया करो। तुम्हारा काम सीखने का बहुत मन है ना बेटा? ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। अब तो खुश हो ना? दीनानाथ जी की बात सुनकर रॉबिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। खुशी से उछलते हुए वो दीनानाथ जी के एक बार फिर से पैर छूता है और 2-4 मक्खनदार बातें करने के बाद वहां से निकल जाता है। अगले दिन सवेरे 10 बजे रॉबिन दीनानाथ जी की दुकान पर पहुंच गया था। अरे वाह बेटा, इधर मैंने दुकान खोली और उधर तुम काम पर भी आ गए। भाई हमारा तो तुम्हारे गुण से बिल्कुल दिल प्रसन्न हो गया है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें मैं ऐसे काम सिखाऊंगा कि ऐसा अनुभव तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में जाकर भी नहीं मिलेगा। मार्केटिंग, परचेजिंग, सेल्स, सब कुछ इसी शोरूम में बैठे बैठे सिखा दूंगा। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये सोचकर हो रही है बेटा कि तुम्हारे जैसा होनहार पढ़ा लिखा लड़का जो इतने बड़े कॉलेज से डिग्री लेकर आया है, वो मेरे काम को छोटा नहीं समझ रहा है, बल्कि मेरे चरणों में गिरकर मुझसे दीक्षा लेने आया है। जो ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, जीवन में सफलता उसी को मिलती है। पता नहीं हमारे बेटे को ये बात कब समझ में आएगी। उनको तो ऐसा लगता है कि 4 किताब पढ़ ली तो दुकान पर बैठना गवारों का काम हो गया। ये पता नहीं कि सारी ज़िंदगी इस दुकान पर बैठ कर ही उनके बाप ने इतनी दौलत कमाई कि आज वो बड़े बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, यार दोस्तों में धाक जमाते हैं। ये सब आसमान से तो नहीं गिरा, इसी दुकान पर बैठकर कमाया है मैंने। आप फिक्र क्यों करते हैं अंकल जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं ना। आप जो भी काम हो, जैसी भी मदद की ज़रूरत हो, बेझिझक मुझे कहिएगा। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी और बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ। धीरे धीरे रॉबिन दीनानाथ जी के दिल और दुकान में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था। दीनानाथ जी के ऊपर रॉबिन का खुमार कुछ ऐसा छाया था कि रॉबिन के आगे अब उन्हें अपने दोनों बेटे रघु और राम नालायक नहीं, महानालायक दिखाई देने लगे थे। दुनिया भर की सारी काबिलियत अब उन्हें सिर्फ रॉबिन में नजर आती और राम और रघु जैसे उनके लिए उनके दुश्मन हो गए थे। देख रहे हो भैया, पापा के ऊपर तो मुझे लगता है इस रॉबिन ने कुछ काला जादू कर दिया है। अरे पापा थकते ही नहीं उसके नाम की बंसी बजाते हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे भूल गए कि हम उनके बेटे हैं और वो एक बाहर वाला। अपनी दुकान का हिसाब किताब और गल्ला ऐसे ही किसी बाहर वाले को सौंप दिया जाता है क्या? मुझे पता था तुम दोनों की सोच बस यहीं तक जा सकती है। तुम्हें यही लगता है ना कि रॉबिन बाहर वाला है, इसीलिए मुझे उसे दुकान के कामों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो बाहर वाला नहीं रहेगा, बल्कि उसे मैं अपने घर में जगह दूंगा। क्या कहना चाहते हैं पापा आप? हमें घर से निकाल कर उसे गोद लेंगे क्या? नहीं नहीं, गोद लेने की क्या ज़रूरत है। अरे उर्मिला है ना, वैसे भी शादी की उम्र हो गई है उसकी। कब से कोई अच्छा लड़का तलाश कर रहा हूँ। तुम दोनों नालायकों को तो कोई चिंता ही नहीं है कि घर में जवान बहन है, उसके बारे में सोचे, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा ना। मेरी इकलौती बेटी है। मैंने सोच लिया है कि मैं उर्मिला का हाथ रॉबिन के हाथ में दूंगा। अरे बड़ा काबिल लड़का है वो, पढ़ा लिखा है। उसके साथ हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। और सबसे बड़ी बात, लड़का बड़ों का आदर सम्मान करना जानता है। आज तक 1 रुपया नहीं लिया उसने मेरी दुकान में से, लेकिन सगे बेटे से भी ज़्यादा मेहनत की है दुकान के कामों में। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज के ज़माने में भी रॉबिन जैसे लड़के हैं। रघु और राम दोनों ही अपनी इकलौती बहन उर्मिला की शादी उस रॉबिन से करने के लिए कतई तैयार नहीं थे, क्योंकि रॉबिन सारी बातें गोल गोल किया करता था। लेकिन दीनानाथ रॉबिन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे। बेटा रॉबिन, हमने सोचा है कि हम अपनी बेटी उर्मिला की शादी तुमसे कर दें। भाई दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो तुम्हारे जैसा योग्य लड़का हमको नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा किसी तरह का दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम उर्मिला से मिले हो, अच्छे से सोच समझ लो। अगर तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार हो तो हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मेरे जैसे अनाथ बच्चे को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं अंकल आप।
अरे आपकी बेटी से शादी करने जितना बड़ा ख्वाब तो मैं कभी भूल से भी नहीं देख सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूँ। देखिए अंकल, दूर के रिश्ते के मामा जी के रहमो करम पर पला बड़ा हूँ मैं। मम्मी पापा नहीं है मेरे। पढ़ाई में अच्छा था इसलिए कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई और यहाँ तक की पढ़ाई कर पाया। आपकी बेटी को रखने के लिए ना तो मेरे पास घर है और ना ही कोई अच्छी नौकरी। फिर किस मुंह से कहूँ कि मैं उर्मिला से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी उर्मिला में तो कोई कमी नहीं है। वो लड़का खुश नसीब होगा जिसकी शादी उर्मिला से होगी और वो आपके जैसे महान आदमी का दामाद बनेगा। अरे बेटा, तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? अब अगर तुम्हारा हाथ अपनी बेटी के हाथों में दे रहे हैं तो इस नाते तुम भी तो मेरे बेटे ही हुए। और जब ये दोनों नालायक इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? आज से हमारे घर को तुम अपना घर समझो बेटा, और बस शादी की तैयारी शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि शुभ काम में कोई भी देरी हो। दीनानाथ की नज़र में उसके दोनों बेटे तो किसी भी लायक नहीं थे, इसलिए बेटी की शादी करते समय उन्होंने एक बार भी अपने बेटों की राय को इम्पोर्टेंस नहीं दी। रॉबिन और उर्मिला की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद रॉबिन अब इस घर में रहने लगा था। अभी तक अंकल जी कहकर बात बात पर झुककर प्रणाम करने वाला रॉबिन शादी के बाद कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। राम, कहाँ जा रहे हो बाइक लेकर? क्या कुछ बात है क्या? हाँ, बात बस इतनी सी है कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो खर्चने से पहले तुम्हें परमिशन तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि घर में जो भी पैसा आ रहा है ना उसे कमाने में मेरी और पापा जी की मेहनत लगी है। अब पापा तो तुम्हें ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे तो हिसाब किताब देखना पड़ेगा ना। बोलो मत, ये घर मेरा है और ये दुकान भी जिसमें बैठकर तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। अपनी याद में रहो राम, बोलो मत। अब मैं तुम्हारा जीजा हूँ और जीजा के साथ थोड़ा इज्जत से पेश आना सीख जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। रॉबिन की इस तरह खुली धमकी देने से राम बिल्कुल सख्ते में आ गया था। रघु, तुम्हें पता है मैं ना कहता था ये रॉबिन मुझे ठीक नहीं लगता। आज मुझे खुली धमकी देकर गया है। कहता है अगर उसके कहे से नहीं चला तो उर्मिला के लिए अच्छा नहीं होगा। पापा ने भी बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ी में उर्मिला की जिंदगी इस रॉबिन के हाथों में सौंप दी। मुझे तो अब सिर्फ उर्मिला के लिए डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को प्रिया की सारी जिंदगी खराब हो जाए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। पापा के साथ हमारा मन मुटाव है, लेकिन सबसे बड़ा सच है कि वो हमारे पापा है और हम उनके बेटे। हमारी आपसी फूट का फ़ायदा इस रॉबिन ने उठाया और उसी का परिणाम है कि आज वो हमारे घर में जमकर बैठ गया है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि इसके इरादे कुछ और ही है। ये हमारे घर पापा की भक्ति करने के लिए नहीं आया। इसकी तारीफों के पहाड़ मुझे हमेशा से ही झूठे लगते हैं। ज़रूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा ही है। रघु और राम का शक रॉबिन के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा था और इसी कारण अब वो उसकी हर हरकत पर छिपकर नजर रखने लगे थे। घर में रहने पर तो वो रॉबिन को यही दिखाते कि वो रॉबिन से डर कर रह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने रॉबिन के हर पल की खबर रखनी शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद, बधाई हो पापा, आपका ये बिजनेस जिस पर आपको बहुत बड़ा घमंड था, जिसे आपने अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार किया, वो आज से आपका नहीं रहा। अब आप या तो इस दुकान पर एक नौकर की हैसियत से काम करेंगे या फिर उस नौकरी से भी निकाल दिए जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या? नहीं पापा, दिमाग तो मेरा ठीक है। ये पेपर देख लीजिए, आपका दिमाग ज़रूर खराब हो जाएगा। रघु अपने पापा के सामने कुछ कागज रख देता है। उन कागजों के मुताबिक दीनानाथ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रॉबिन के नाम कर दी थी, जिसे रॉबिन ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया था। अरे झूठा है ये पेपर। मैंने अपना बिजनेस मकान कभी भी इस रॉबिन के नाम नहीं किया। अरे मैं क्यों अपना सारा बिजनेस इसके नाम करूंगा? मैं क्या सड़कों पर भीख मांगूंगा? अरे बेटा, चाहे मैं लाख तुमसे नाराज हूं, लेकिन अपने बेटों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति दामाद को देकर बेटों को सड़कों पर ले आऊं। आपकी सोच लेने से क्या होता है पापा? जिसको आपने पूरी दुकान का करता धरता बना रखा है, वो तो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाएगा ही। जब घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों पर यकीन करने लगते हैं ना, तो बाहर वाले ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं। आपको हमसे किस बात की नाराज़गी है? बस इसी बात की ना कि हम उस रॉबिन की तरह दिन रात आपके सामने आपकी जय जय नहीं करते। अरे सारी बातें झूठी है, उसकी शक्ल से झूठा मक्का नज़र आता है वो। उसने आपकी झूठी तारीफ क्या कर दी और आप आ गए उसकी बातों में। एक बार भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं समझी। कोई भी लड़का जो IIM अहमदाबाद से MBA कर चुका होगा, वो आपकी दुकान पर आकर आपसे काम सीखेगा। कुछ तो दिमाग लगाइए पापा। लेकिन आपने तो जैसे हम दोनों की बातें न मानने की कसम खा रखी थी।
अब जो किया है भुगतिए उसे, हम उसमें क्या कर सकते हैं। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ सर पकड़कर रोने लगता है। मेरे तो सारे जीवन की पूंजी चली गई। हे भगवान, अब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, उसके जैसे फ्रॉड आदमी को मैंने अपनी बेटी का जीवन साथी बना दिया। हमारे साथ साथ उर्मिला की भी जिंदगी तबाह हो गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पापा। अरे लात मार के दफा करिए उसको अपने घर से और प्रिया की जिंदगी से। एक गलत रिश्ते में अपनी सारी जिंदगी खराब करने से अच्छा है कि आज ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर करे और एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन बेटा, मेरा तो दिवाला निकल गया ना। सब कुछ तो वो गद्दार ले गया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जान ले लूंगा उसकी। पापा आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चिड़िया तो कब का खेत चुग कर जा चुकी है। एक बात बताना चाहते हैं आपको, आपके बेटों को आप जितना नालायक समझते हैं ना, उतने नालायक नहीं हैं हम दोनों। आप हमारी पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थे पापा, लेकिन हम दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं। कानूनी दांव पेच उस रॉबिन से ज़्यादा जानते हैं हम दोनों, इसीलिए उसी के दांव में उसे ही उलझा कर आया है। फिक्र मत करिए, आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं गई। ये प्रॉपर्टी उसने जिस ओबेरॉय को बेची है वो कोई और नहीं है, आपके ही दोनों बेटे हैं। और इस प्रॉपर्टी के बदले में जो चेक हमने उसे दिया है ना, वो चेक खाली है, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ये राज हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। ढूंढने दो उसे विक्रम ओबेरॉय को। ना कोई ओबेरॉय है, ना उससे कोई मिलेगा। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी की जान में जान आती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने दोनों बेटों से माफ़ी मांगते हैं। उर्मिला को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो वो भी रॉबिन से नाता तोड़ लेती है और दीनानाथ जी जाकर पुलिस में रॉबिन के नाम से कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। अग्रवाल परिवार में बहुत दिनों बाद खुशियों की लहर थी। अरे भाई, होती भी क्यों नहीं, आखिर उनके घर के छोटे बेटे अनुज के लिए दुल्हन जो मिल गई थी। अब तो सब लोग उसके आने की राह देख रहे थे और सबसे ज़्यादा खुश तो हमारी मानसी बहू थी। जब से उसे पता चला था कि काजल की भी उसी ऑफिस में जॉब लगी है जहां मानसी काम करती है। अरे मानसी बहू, बस भी कर, कितने लड्डू बनाएगी अब? सबको तो दे दिया, अब किसके लिए बना रही है? अरे माँ जी, ये तो मैं हमारे घर के लिए बनाकर रख रही हूँ। इतनी बड़ी खुशी है घर में, मेरे देवर की शादी है, हम क्यों ना लड्डू खाए भला। देख रहा है अनुज, कितनी खुश है तेरी भाभी, लड्डू पे लड्डू बना रही है कब से। अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो। भाभी इसलिए खुश है क्योंकि काजल की भी उसी कंपनी में जॉब लग गई है जहाँ मानसी भाभी काम करती हैं। हाँ, यही वजह है इसकी खुशी की। माँ कल से कह रही है हम दोनों जेठानी देवरानी साथ में ऑफिस जाएंगे, साथ में वहाँ खाना खाएंगे, साथ में आते वक्त शॉपिंग करेंगे, ये वो। हाँ, तो क्यों खुश ना हो भला मैं। घर में तो हम दोनों साथ में होंगे ही, लेकिन ऑफिस में भी साथ होंगे, कितना मज़ा आएगा। जेठानी देवरानी की जोड़ी, साथ में काम करेंगे हम दोनों। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और क्या चाहिए हमें, तुम दोनों यूं ही साथ काम करते रहो, साथ हिल मिल कर चलो। मेरी तो यही इच्छा है। नहीं तो आजकल जेठानी देवरानी आती है घर में और एक घर के दो घर कर देती है, भाई भाई में फूट डलवा देती है। बोलो। अरे माँ जी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, देखिएगा आप। हम दोनों तो साथ में हिल मिल कर रहेंगे, हमें भला लड़ने की क्या ज़रूरत है। चलो देखते हैं ये जेठानी देवरानी की जोड़ी बाकी सबको टक्कर कैसे देती है। हाँ हाँ, देख लेना मैं कैसे अपनी देवरानी को सर आंखों पे बिठा के रखती हूँ। वाह भाभी वाह, जेठानी हो तो आपके जैसी, वरना ना हो। ओए, तो तू बड़े भाई के बारे में भी तो कह सकता है ना कि बड़ा भाई हो तो मेरे जैसा। ऐसा क्यों नहीं बोला? अरे भाभी के आगे आप ना फीके पड़ जाते हो भैया। अरे रुक, तुझे अभी मैं बताता हूँ। घर में ऐसा प्यार भरा माहौल हो तो मन कितना खुश रहता है। घर में खुशियों को देखकर मंगला का मन भी काफ़ी खुश था और देखते ही देखते काजल और अनुज की शादी भी हो गई। नई बहू के कदम घर में पड़ते ही जैसे घर का आंगन महक उठा था। आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते, तुम सबको यूं हंसता खेलता देखकर, सच में। अरे माँ जी, बाऊजी तो आज भी हमें ऊपर से देखकर आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। हाँ माँ जी, मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी जेठानी मिली है। अरे ये तो शुरू भी हो गई जेठानी के गुणगान करना। हाँ भैया देख लीजिए, आपकी वैल्यू इतनी है घर में। वैसे तुम दोनों का ऑफिस कब से शुरू हो रहा है? मैंने तो कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी आकाश, बस अब कल से जाऊंगी मैं।
मैंने 15 दिन की और छुट्टी ले रखी है। मैं 15 दिन बाद ऑफिस जाऊंगी, तब तक मैं घर का काम भी संभाल लूँगी। अरे उसकी चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, आदत पड़ ही जाती है। शुरू शुरू में मैं नई थी ना, तो मुझे थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तुम भी सीख जाओगी। और तेरे पास तो तेरी जेठानी है ना, तुझे किस बात की चिंता है फिर? वो तो है, भाभी के रहते मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब जेठानी देवरानी का प्यार खत्म हो गया हो तो खाना परोस दोगे? क्या हमें ऐसे ही भूखे पेट सोना होगा? अभी परोस देते हैं भैया, आइए। मानसी का ऑफिस शुरू हो गया था, जहां काजल ने अभी 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। लेकिन मानसी फिर भी काजल को बहुत सपोर्ट कर रही थी, जिससे उसे नए ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। ला, मैं रोटियां बेल देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूँगी। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, आप जाइए, मैं कर लूँगी। अरे कोई बात नहीं, अभी वक्त पड़ा है, मैं कर लेती हूँ। मैंने आपका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, लीजिए। अरे वाह, आज पता चल रहा है कि जेठानी होने के भी बड़े सुख हैं। बिल्कुल, अब आप जाइए, सब कुछ हो गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। तुम ज़्यादा काम मत करना, थोड़ा आराम भी कर लेना। जी भाभी, आप भी अपना ध्यान रखना। मानसी और काजल एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखती थी। दोनों की आपस में बनती भी बहुत थी, और अब तो वो दोनों साथ में ऑफिस भी जाने वाली थी। रात में जब सब लोग खाना खाने बैठे थे, अरे कल से तो दोनों तुझे दिखाई भी नहीं देंगी अनुज। देखना, एक दूसरे के साथ ही लगी होगी ऑफिस के कामों को डिस्कस करने में। अरे नहीं नहीं, हम दोनों जानते हैं कि किस तरह ऑफिस की ज़िंदगी को और घर परिवार को अलग रखा जाता है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों अपनी ऑफिस लाइफ को और परिवार को कभी टकराने नहीं देंगे। घर में तो हम बस बहनें हैं, क्यों भाभी? बिल्कुल। और तुम दोनों क्यों अभी से ऑफिस की बातें कर रहे हो इन दोनों से? हैं? मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है, उनको पता है कब क्या करना है, इसलिए तुम दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इन दोनों के आने के बाद हमें कौन पूछता है भला? अरे तुम दोनों को तो शुक्र करना चाहिए भगवान का, जो इतनी अच्छी बीवियाँ मिली है। लो, अब तो हमारी माँ भी तुम दोनों की साइड हो गई, हमारा तो कोई नहीं है। भाई, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, अब चिंता मत करो। आज सुबह मानसी और काजल दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई, और दोनों आज साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक भी थी और खुश भी। ये लो, दोनों दही शक्कर खा लो, भगवान करे तुम दोनों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू माँ जी। माँ जी, हम दोनों ने खाना बना दिया है और अपना अपना टिफ़िन भी ले लिया है। हाँ, ध्यान से जाना है तुम दोनों। हाँ माँ, अनुज और मैं इन दोनों को छोड़ते हुए जाएंगे ऑफिस, तुम चिंता मत करो। ठीक है ठीक है। दिव्या और काजल को आकाश और अनुज ऑफिस के बाहर छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। ऑफिस जाकर मानसी को पता चलता है कि काजल की पोस्ट उससे ऊपर की है, और मानसी को काजल के नीचे काम करना था, वो उसकी मैनेजर थी। मैं आप सबको आपकी नई मैनेजर से मिलवाना चाहूँगा। ये है काजल अग्रवाल। आप सबको इन्हीं के अंडर में काम करना होगा, ठीक है? अरे मानसी, ये तो तेरी देवरानी है ना काजल? हाँ। अच्छा, तो घर में तू जेठानी और यहाँ ये तेरी बॉस, क्या बात है। अब तो ये सारा हिसाब लेगी तुझसे। अरे नहीं नहीं, मुझसे क्यों हिसाब लेगी भला? ठीक है, हिसाब ना भी ले, लेकिन अपनी छोटी देवरानी के नीचे काम करना थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा तुझे? मेरा मतलब, वो तुझे ऑर्डर देगी और तुझे हाँ 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 बोलना होगा। अरे अब काम पर तो यही होगा। घर जाने के बाद मानसी जेठानी है, यहाँ तो वो उसके नीचे ही है। आप सब प्लीज़ काम पर ध्यान दीजिए। ये लो, आ गई रौब जताने। देखो तो ज़रा कितना गुरूर है, इतना भी नहीं हुआ कि जिठानी बैठी है सामने। ये रही आप सबकी फाइल, मुझे ये सब कल तक चाहिए। हे राम, कल तक? अरे मानसी, ये तेरा बदला ले रही है क्या हमसे? कल तक सारी फाइल्स कैसे होगी? पता नहीं इससे क्या हो गया। कंपनी में काजल को अपना बॉस देखकर दिव्या कुछ खास खुश नहीं थी, और जब उसने अपने ऑफिस वालों की बात सुनी तो और भी ज़्यादा उसका मूड खराब हो गया था। घर आने के बाद, काजल तुम खाना बना दो, मुझे ऑफिस का बहुत काम है। अरे भाभी, इतना सब मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी। हाँ, तो मैं भी ये सारी फाइल्स एक साथ कल तक नहीं दे सकती थी, फिर भी तुमने दी ना। भाभी पर मैं जा रही हूँ ऊपर अपने कमरे में,
खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना, और हाँ, सबके लिए रायता भी बना देना। रायते के बिना यहाँ कोई खाना नहीं बनता। अच्छा, तो ऑफिस का गुस्सा वो मुझ पर यहाँ हुक्म चलाकर निकाल रही है। अब पहले ही दिन उन्होंने दिखा दिया कि वो मुझसे कितना जलती है। मानसी और काजल के बीच गलतफहमी की दीवार काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों ऑफिस में और घर में एक दूसरे से उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। अरे मानसी बहू, आजा, खाना तो खा ले। जी माँ जी, बस अभी आई। आज क्या बनाया है खाने में? आज मटर पनीर की सब्जी है और रोटी, और साथ में बूंदी का रायता। अरे ये मटर तो बहुत कच्चे हैं, सब्जी भी पूरी कच्ची है। हाँ, बात तो सही है, सब्जी तो एकदम कच्ची है। काजल बहू, तुमने मानसी बहू से पूछा नहीं था कि कैसे बनानी है सब्जी? अरे माँ जी, मुझसे पूछती तो इनकी इज्जत कम नहीं हो जाती क्या? हाँ, जैसे ऑफिस में मुझसे बात करने से आपकी इज्जत कम हो जाती है ना, ठीक उसी तरह। ऑफिस में होगी तू मेरी बॉस, यहाँ मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, समझी? तमीज से बात करो मुझसे। हाँ, तो मैं भी जवाब आपको ऑफिस में देती हूँ, जब आप मेरे अंडर में काम करेंगी। वैसे भी आपका काम कुछ खास नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जिस तरह तुम्हारी घर के कामों में होती है। रोटियाँ देखो तो कच्ची पक्की, सब्जी में तो कोई स्वाद ही नहीं होता, और रायता तो इतना खट्टा कि पूछो मत। हाँ, और आपका क्या? हमेशा फाइल्स में गलतियाँ निकलती है आपकी। कितनी बार हमारे बॉस की डांट खाई है आपने। अरे बस भी करो, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम दोनों ऑफिस की बात यहाँ क्यों ले आई हो? इसे कहिए ना, यहाँ का गुस्सा वो मुझ पर ऑफिस में ज्यादा काम करवा कर लेती है। जैसे आप तो मुझे छोड़ देती है ना, है? उनको पता है कि मुझे घर के काम ठीक से नहीं आते, फिर भी मुझसे ही करवाती है, जिससे मैं शर्मिंदा हो सकूं। अरे बस भी करो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे और झगड़ा नहीं चाहिए। जिस घर में इतना प्यार था, इतना अपनापन था, उस घर में मानसी और काजल के एक ऑफिस होने की वजह से घर का सुकून छीन गया था, और दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि अब सारा ऑफिस जानता था कि जेठानी देवरानी आपस में बात भी नहीं करती हैं। लो आ गई मानसी, लगता है आज फिर अपनी देवरानी से झगड़ कर आई है। क्या हुआ मानसी, आज फिर हमारी मैनेजर ने कुछ कह दिया क्या? मेरा मतलब है तेरी देवरानी ने। नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमारा तो रोज़ का ही हो गया। यहाँ वो मेरी बॉस भले ही है, लेकिन वहाँ उस घर में मैं ही उसकी जेठानी हूँ। हाँ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसे अच्छा सबक सिखाया कर, जिससे वो तेरे नीचे ही रहे। यहाँ तो तुमने देखा ही होगा कि कैसा बर्ताव करती है वो तुम्हारे साथ। हाँ, बड़ी जेठानी की कोई इज्जत ही नहीं है उसकी नज़र में, जब देखो हुक्म चलाती रहती है। कल तो मैंने सुना कि वो बॉस से तेरी शिकायत कर रही थी, पता है? न जाने क्या क्या कान भरती रहती है तेरे खिलाफ उसके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि काजल मेरे साथ ये सब करेगी। हाँ, उसे भी मौका मिल गया ना तुझसे भड़ास निकालने का, और क्या। मैं उसे घर में दिखाऊंगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। मानसी ऑफिस वालों की बातों में आसानी से आ जाती थी, और घर जाकर काजल और उसके बीच दूरियां और बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब मंगला को लग रहा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका घर पूरी तरह से टूट जाएगा। माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ मानसी बहू। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ काजल, तुम भी आओ, तुम दोनों बैठो मेरे पास, आओ। माँ जी, इस सब से कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि काजल कुछ भी समझने वाली है। हाँ, सारी समझ तो इनको ही है ना। देखा माँ जी, देखा, मैं तुम दोनों को यहाँ कुछ समझाने नहीं बल्कि कुछ दिखाने लाई हूँ। ये देखो, आज मैं तुम लोगों के ऑफिस आई थी तो मैंने इन लोगों की बातें सुन ली और वीडियो भी बना ली। अब तुम दोनों देखो। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि ऑफिस के कर्मचारी मानसी और काजल के बारे में बात कर रहे थे और हंस रहे थे कि उनकी बातों में आ जाने से उनका कितना फ़ायदा हुआ है। माँ जी, ये लोग सब। हाँ बेटा, जब हम अपनों से ज़्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगते हैं ना, तो यही होता है। मैं ही पागल थी जो। नहीं भाभी, आपकी गलती नहीं है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। अब माफ़ी छोड़ो, मुझे मेरी वही बहुएं वापस चाहिए जो एक दूसरे को बहन की तरह प्यार करती थी, बस। भाभी आइए, साथ मिलकर दुनिया को दिखा देते हैं कि जेठानी और देवरानी सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी साथ में काम कर सकती हैं। अगली सुबह दोनों जेठानी और देवरानी की जोड़ी साथ में ऑफिस जाती है, जिसे देखकर ऑफिस में सब लोग हैरान हो जाते हैं।
ये दोनों साथ में क्या कर रही है? अरे हंस भी रही है। अरे आने दो, मानसी को कुछ बातें सुनाएंगे तो अपने आप लाल पीली हो जाएगी। अरे आओ आओ मानसी, बैठो यहाँ पर। लगता है तेरी देवरानी ने तुझे मना लिया है, मेरा मतलब है हमारी मैनेजर। हाँ, अब देवरानी जेठानी में तो ये सब लगा ही रहता है, क्या करें। आप सबको आज का काम सौंपा जा रहा है। सुनील, आपकी 2 फाइल है, कल तक देनी है। रिया, आपका कोई भी काम नहीं हुआ है, आज रात तक आपको सब कुछ देना है। पिंकी, आपकी भी सारी फाइल्स पेंडिंग है। लगता है आप काम कम और बातें ज़्यादा करते हैं। और मानसी का काम? मानसी जी ने तो अपना काम कल रात को ही कर लिया था, इसीलिए बॉस ने उन्हें बोनस देने का भी सोचा है। है? कैसा बोनस? अब क्या करें, मेरी देवरानी ने इतनी तारीफ की है बॉस से क्या बताऊं। आप मानसी प्लीज़ हमारी तारीफ करने को भी बोल देना। अरे तुम लोगों को तो मेरी देवरानी कुछ खास पसंद नहीं है ना। भाभी चलिए हम साथ में लंच करते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं आती हूँ अपनी देवरानी के साथ लंच करके, तुम लोग करो काम। काजल और मानसी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लंच करने जाती है। ये देखकर पूरा ऑफिस जल के खाक हो जाता है। इसी बात को सोचकर रात को सब लोग हंस रहे थे। आप लोगों को देखना चाहिए था, उनका मुंह कैसा हो गया था। जिस तरह हमारी काजल की सब्जी जल जाती है ना, ठीक वैसा ही था। अरे मजाक कर रही हूँ देवरानी जी, किसी की नजर ना लगे मेरी बहुओं को। नहीं माँ जी, अब नहीं लगेगी। अब नजर लगाने वालों को काजल ने बहुत काम दे दिया है। आशा बड़ी गरीबी से मेहनत करके मधु को पढ़ाती है और MBA करवाती है। मधु भी पढ़ने में तेज रहती है और MBA अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। मम्मी, अब मैं कमाऊंगी और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ मेरी बेटी, मैं कब से इसी दिन के इंतज़ार में थी कि कब तू कमाने लगे और जल्दी से जल्दी मैं तेरे हाथ पीले कर दूँ। ओहो मम्मी, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। मेरा छोड़, तू अपना देख। मेरी ज़िंदगी आधी कट गई है और आधी कट जाएगी। तू शादी करके अपना घर बसा, अपनी नाती नातिन को देख लूँगी तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अब मैं तेरे लिए लड़का देखती हूँ। नहीं नहीं माँ, तुम अभी लड़का मत देखना, मुझे शादी नहीं करनी। मधु अपने कमरे में चली जाती है और आशा कहती है, ये तो इसका बचपना है, मैं लड़का देखना शुरू कर देती हूँ। इधर मधु उमेश को फ़ोन करके कहती है, माँ मेरे लिए लड़का देख रही है, तुम बैठकर बस मुंह देखते रहना। कब अपने घर में बात करोगे? अरे यार जस्ट चिल, तुम कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रही हो। मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगा। आशा कुछ दिन बाद एक लड़की वाले को घर बुला लेती है। घर पर लड़की वाले को देखकर मधु तुरंत उमेश को फ़ोन करके कहती है, जब मुझे कोई ले जाएगा ना तब तुम आना। लड़की वाले आए घर पर, मुझे ले जाएंगे, तुम बस देखते रहना। उमेश उसी वक्त मधु के घर के लिए निकल जाता है। मधु के घर पहुंचकर वो लड़की वालों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब मम्मी जी, मैं मधु से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं और लड़के वाले उसी वक्त उठकर चले जाते हैं। आशा उमेश से कहती है, कौन हो तुम और ये क्या बोले जा रहे हो? तभी मधु वहाँ आकर कहती है, माँ ये उमेश है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उमेश के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अरे पगली, तेरी खुशी के अलावा मुझे क्या चाहिए? उमेश और मधु के घर वाले आपस में बात कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। उमेश और मधु दोनों जॉब करते हैं और अपने ससुराल वालों से दूर उमेश और मधु साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। उमेश और मधु को लगता है कि उन दोनों के पास अब सब कुछ है। एक रोज़ मधु उमेश को कहती है, मैं ना जॉब से आकर इतना थक जाती हूँ कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। लगता है खाना कहीं और से मंगवा ले। तो ठीक है ना, मंगवा लो। अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? अभी तो दूर दूर तक तुम बच्चे का नाम भी मत लेना। खुद को तो संभाला नहीं जा रहा है, बच्चे कैसे संभालेंगे हम? अरे मैं कौन सा अभी बच्चे करने को बोल रहा हूँ। दिन बीतने लगते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज़ रात को खाते खाते मधु को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उमेश तुरंत डॉक्टर को घर बुलाता है।
आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। आपके घर नया मेहमान आने वाला है, आप पेरेंट बनने वाले हैं। क्या? डॉक्टर आप फिर से चेक करो ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने प्रॉपरली चेक किया है, यू आर प्रेग्नेंट। मधु और उमेश का चेहरा उतर जाता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई कपल बच्चे की खबर सुनकर दुखी है, वरना तो सब इस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं। डॉक्टर चला जाता है। इधर मधु और उमेश आपस में बहस करने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था। हमने नहीं, तुम भी ने ठीक से प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया होगा। भुगतो अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती हो। भुगतो क्या? ये सब अकेले मैंने कर दिया क्या? अब कोई उपाय बताओ, नहीं तो बच्चा संभालते रहना। उमेश और मधु सोच में पड़ जाते हैं कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। थोड़ी देर बाद उमेश कहता है, तुम किसी से कुछ मत कहना, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे और अबॉर्शन की बात कर लेंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ ये ठीक कहा तुमने, अबॉर्शन हो जाए बस। अगले दिन दोनों अपना ऑफिस छोड़कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट कराना है। अरे लेकिन क्यों? ऐसा मत कीजिए, ये आपके प्यार की निशानी है। नहीं डॉक्टर, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या है, आप दोनों का फैसला है। चलिए उससे पहले कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, फिर एडमिट हो जाइएगा। उमेश और मधु को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। डॉक्टर मधु का टेस्ट करते हैं और कहते हैं, अब तो अबॉर्शन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं हो सकता अबॉर्शन? क्योंकि मधु की प्रेगनेंसी को 4 महीने हो चुके हैं और अब अगर अबॉर्शन करवाया तो मधु की जान को खतरा है। आप लोग ये रिस्क ले सकते हैं तो बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी जान से रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अभी तो ज़िंदगी जीनी सही तरीके से शुरू की है। उमेश धीरे से मधु को कहता है, अरे यार, ये डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, करवा लो ना अबॉर्शन। तुम्हें क्या है, मरूंगी तो मैं ना, तुम्हें तो दूसरी लाने का मौका मिल जाएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या है, चलो यहाँ से। मधु और उमेश वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। मधु और उमेश में आए दिन अब लड़ाई होने लगती है। एक दिन तो हद ही पार हो जाती है। मधु उमेश से कहती है, मेरा बच्चा कौन पालेगा? तुम अपनी नौकरी छोड़ देना 2 साल के लिए, फिर उसके बाद तो मैं मेड रख लूँगी। तुम पगला गई हो सच में। मैं नौकरी छोड़ दूंगा सपने में? कभी गलती से भी मत सोचना कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कभी सुना है किसी लड़के ने नौकरी छोड़ी है? अरे लड़कियां नौकरी छोड़ती है और तुम्हें भी नौकरी छोड़नी होगी, समझी? बड़ा आया, मैं नौकरी छोड़ूंगा। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा है। 2 लाख कमाती हूँ मैं और तुम 1 लाख। जस्ट मेरे से आधी सैलरी। आधे से ज़्यादा खर्चा तो मैं खुद उठाती हूँ अपना। मेरे खर्चे उठाने की हिम्मत है क्या तुम में? तुम अब अपनी लिमिट से पार जा रही हो। अच्छा, मैं अपनी लिमिट पार कर रही हूँ या फिर तुम? हम दोनों बराबर हैं। मैं 9 महीने तुम्हारे बच्चे को अपने कोख के अंदर रखूँगी, तो उसके बाद कुछ तो तुम्हें उसके लिए करना होगा ना। नौकरी तो छोड़नी ही होगी। अरे दिमाग खराब मत करो, बच्चा अबॉर्ट करवा लो। नहीं करवाना है तो इन लफड़ों से मुझे दूर रखो। उमेश ऑफिस चला जाता है। आए दिन मधु को दर्द होता रहता, जिस कारण वो ऑफिस से 6 महीने की लीव ले लेती है। लड़ते झगड़ते इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और मधु एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म पर आशा बहुत खुश होती है। मधु, तेरी तो किस्मत चमक गई है। घर में लक्ष्मी आई है। मेरी नातिन का नामकरण मैं ही करूँगी। हाँ तो तुम्हें मनाए थोड़ी ना है। वैसे भी मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बच्ची से। मुझसे बच्चा नहीं पाला जाएगा। माँ, कुछ दिन के लिए तुम मेरे पास रह जाओगी क्या? अरे अपनी नातिन के लिए तो कुछ भी करूँगी मैं। मुझे कौन सा अभी कुछ करना है। और तू ना मेरे बच्चे के लिए कुछ भी मत बोला कर। ठीक है माँ, नहीं बोलूँगी। आशा मधु के घर में ही रह जाती है। बच्ची का नामकरण होता है। आशा उसका नाम कृतिका रखती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और मधु वापस से अपना जॉब ज्वाइन कर लेती है। आशा पूरे घर का काम करती है और कृतिका को भी पालती है। फिर एक रोज़ मधु की सास अर्चना का फ़ोन आशा को आता है और वह आशा से कहती है, कैसी है बहन जी आप? सब सही है, आप कैसी हैं? अब मैं कैसे रहूँगी, इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक अपनी पोती का मुंह देखने को नसीब नहीं हुआ। घर वाले तो मिले ही नहीं है, लेकिन बाहर वाले 6-6 महीनों से बच्ची के पास है। आशा चुप हो जाती है। आशा चुप हो जाती है। तब अर्चना कहती है, समधन जी, कुछ हुआ है क्या? आप कुछ बोल नहीं रही।
अब ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, मुझे क्या है, अब कोई भी रहे, मैं कौन सा वहाँ रहती हूँ। लेकिन बेटी के घर ना ज़्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। जी मैं समझ रही हूँ। आशा को अपनी समधन की बातें इतनी चुभ जाती है कि वो अगले दिन ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को घर पर ना देखकर मधु का पारा हाई हो जाता है। माँ घर छोड़कर चली गई, तुमने किया होगा कुछ। अरे मैं क्यों कुछ करने लगा, कुछ नहीं कहा मैंने, तुम चाहो तो उन्हीं से पूछ लो। अरे मैं क्या पूछूं? अब ये बताओ कृतिका को कौन संभालेगा? तुमसे तुम्हारी नौकरी छूटने से रही। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी माँ को बुला लेता हूँ, वो कृतिका की देखभाल कर देगी। तुम्हारी माँ पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है। जो अपने बेटे को नहीं संभाल पाई वो मेरी बच्ची को क्या संभाल पाएगी। मधु कृतिका को लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर मधु आशा से कहती है, माँ तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा मन भी नहीं लगता होगा। तुम कृतिका को अपने पास रखो ना, दोनों नानी और नातिन का मन लगा रहेगा। मैं तो अपनी जॉब छोड़ देती, लेकिन फिर तुम्हारा मन कैसे लगेगा ना। हाँ बेटा तू अपनी जॉब कर, मैं नातिन को देख लूँगी। जब उसकी माँ को आराम से पाल सकती हूँ तो उसको कैसे नहीं। इधर आशा और कृतिका अपनी नई दुनिया में खुश रहते हैं। उधर मधु और उमेश वापस पहले की तरह आराम से जीने लगते हैं और अपनी अपनी नौकरी करते रहते हैं। कृतिका और आशा एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और कृतिका की उम्र स्कूल जाने लायक हो जाती है। एक रोज़ आशा मधु को फ़ोन करके कहती है, बेटा अब कृतिका का एडमिशन स्कूल में करवाना होगा। हाँ माँ, एक काम करो ना, तुम ही जाकर कृतिका का एडमिशन स्कूल में करवा देना। अभी मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ऑफिस का बहुत वर्कलोड है। बेटा मुझे आजकल का इतना नॉलेज भी नहीं है, एडमिशन करवाने तो तुम्हें ही जाना होगा। इतना अंग्रेज़ी मुझे नहीं आता ना। स्कूल में जाकर मैं बात करती हूँ, लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए ही तो आ जाना। हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ। आशा उसी वक्त एक बगल के स्कूल में जाती है और कुछ पता करके एडमिशन फॉर्म लेकर घर आ जाती है। फिर किसी और से फॉर्म भरा कर अगले दिन कृतिका को स्कूल लेकर चली जाती है और उसी वक्त मधु को भी वहाँ आने को कह देती है। आशा और कृतिका स्कूल के बाहर खड़ी बहुत देर तक मधु का इंतज़ार करती रहती हैं, लेकिन मधु स्कूल नहीं आती। आशा मधु को फ़ोन करके कहती है, मधु अब तो स्कूल बंद होने का टाइम होने वाला है। 3 घंटे से खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो गया है। तू अभी आ रही है, बस मैं और कुछ नहीं जानती। माँ मैं नहीं आ सकती हूँ, आप जाओ ना, जाकर एडमिशन करवा लो ना, मैं प्रिंसिपल से फ़ोन पर बात कर लूँगी। कोई काम की नहीं है, अपनी बेटी के लिए तेरे पास 10 मिनट भी नहीं है क्या? नानी माँ हम अंदर चलते हैं, जब मैं और आप साथ हैं तो हमें किस बात की चिंता। ये तो सही कहा तूने मेरी रानी बिटिया। कृतिका और आशा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कृतिका का एडमिशन करवा लेते हैं और मधु फ़ोन पर प्रिंसिपल से बात कर लेती है। कृतिका अब स्कूल जाने लगती है। आशा कृतिका को स्कूल के लिए तैयार कर उसके बालों में कंघी कर उसे छोड़ कर आती है। फिर छुट्टी के समय रोज़ आशा कृतिका को स्कूल से लेने जाती है। कृतिका आशा की नातिन कम बेटी बन जाती है। एक रोज़ स्कूल से कृतिका रील्स बनाना सीख कर आती है और आशा से कहती है, नानी माँ आपको पता है इस मोबाइल से अच्छी अच्छी रील्स के वीडियो बनते हैं। ये रील्स क्या होता है बेटा? कृतिका तुरंत अपना बैग उतारती है और आशा का मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम ऑन करके 1-2 रील्स आशा को दिखाती है। बेटा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि बस देखते रहे। हाँ नानी, हम दोनों मिलकर रील्स बनाएंगे, क्या कहती हो? अरे मुझ बुढ़ी को कौन देखना चाहेगा, और मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। ये लोग कितने अच्छे अच्छे रील्स बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कितना अच्छा कॉमेडी कर रहा है। मुझे तो इनमें से कुछ नहीं आता बिटिया। अरे नानी माँ ये सब तो सब कर सकते हैं, हम दोनों कुछ अलग बनाएंगे। आप देखो मैं क्या करती हूँ। कृतिका फ़ोन लेकर बैठ जाती है और फ़ोन में कुछ कुछ करने लगती है। अरे बेटा ये सब अभी छोड़, पहले तो कुछ खा ले, फिर ये सब करना। हाँ नानी माँ रुकिए तो। अरे अभी कुछ भी नहीं, तो चल उठ, कपड़े बदल और खाना खा। कृतिका कपड़े बदल कर खाना खाती है। कृतिका जब देखो रील्स देख देख कर अलग अलग तरीका सोचने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज़ जब स्कूल जाने के लिए आशा कृतिका के बाल बना रही थी, कृतिका उसका रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है।
एक दिन में ही उसके वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। कृतिका रात को आशा को रील्स दिखाती है। ये मैं हूँ हाँ, और ये मैं हूँ। अरे बहुत अच्छी लग रही हूँ ना मैं। कल से कृतिका हम ऐसे और वीडियोस बनाएंगे। हाँ नानी देखो तो कितने लोगों ने पसंद किया है। हम रोज़ बनाएंगे और लोगों में छा जाएंगे। हाँ मेरी रानी बिटिया। इधर एक रोज़ फाइनल एग्ज़ाम से पहले कृतिका के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मधु के पास एक कॉल आता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मधु आशा को फ़ोन करके कहती है, माँ तुम कृतिका को स्कूल के बाहर ड्रॉप कर देना, मैं उसे वहाँ से पिक करके स्कूल के अंदर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन आशा और कृतिका स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मधु का कोई अता पता नहीं होता। अच्छा हुआ आज मैं तेरे साथ यहीं रुक गई कृतिका, वरना क्या होता। तेरी माँ को तो कोई होश ही नहीं रहता। नानी आप ही मीटिंग में चलो ना, मेरी एग्ज़ाम है, वरना मुझे एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। आशा मीटिंग में जाती है और दोनों को मधु पर बहुत गुस्सा आता है। दिन बीतने लगते हैं। कृतिका के एग्ज़ाम अच्छे से हो जाते हैं और वो नई क्लास में चली जाती है। आशा और कृतिका इंस्टाग्राम पर रोज़ एक वीडियो बनाकर पोस्ट करती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और कृतिका अब 5वीं क्लास में पहुंच जाती है। एक रोज़ आशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कृतिका कहती है, नानी माँ अब कोई काम नहीं करेंगे आप आराम करो, मैं खुद ही सब काम कर दूँगी। अरे बिटिया तुम तो खुद छोटी सी हो, कैसे कर पाओगी। आशा अपने बालों में कंघी करने लगती है, पर वो कंघी नहीं कर पाती। नानी माँ मैं हूँ ना, मैं करूँगी कंघी आपकी, लाओ मुझे दो। अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया इतनी बड़ी कब हो गई कि अब वो मेरा ख्याल रखेगी। कृतिका अब आशा के बालों में कंघी कर अच्छे से जूड़ा बना देती है और यही वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल देती है। वीडियो डालने की देरी थी कि वीडियो रातों रात चमक जाता है। वीडियो के ज़रिए अब आशा को अच्छी कमाई आने लगती है। आशा और कृतिका अब ठाठ से रहने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब आशा भी लोगों की तरह अपने घर में एसी और सारे सुख का सामान लगा लेती है। एक दिन उमेश छुट्टियों में बैठा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था और उसकी नज़र उसी वीडियो पर पड़ती है जिसमें कृतिका आशा के बालों में कंघी कर रही थी। ये तो सासू माँ और कृतिका है। मेरी कृतिका इतनी बड़ी हो गई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके चैनल पर और मैं आज देख रहा हूँ। अच्छा खासा कमा रही है सासू माँ मेरी बेटी से। उमेश उसी वक्त मधु से कहता है, मधु बहुत दिन हो गया, हमारी कृतिका अब बड़ी हो गई है, उसे वापस ले आओ। अब तो तुम्हें उसका ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं माँ को बोल देती हूँ, कल ही चलते हैं और साथ ले आते हैं कृतिका को। ठीक है। अगले दिन मधु और उमेश आशा के घर जाते हैं। आशा उन दोनों को देखते ही कहती है, अब फुर्सत मिल गई तुझे आने की। एक ही शहर में घर होकर भी तेरे पास वक्त नहीं होता। माँ तुम जानती हो ना मुझे ऑफिस का कितना काम रहता है। कृतिका पानी और नाश्ता लेकर आती है। बेटा हम तो घर के हैं, हमारे साथ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। कृतिका को देखकर मधु और उमेश उसे अपने गले लगा लेते हैं। माँ मैं कृतिका को अपने साथ ले जाने आई हूँ, इसका सामान पैक कर दो। हाँ तेरी बेटी है, कृतिका जाना चाहती है तेरे साथ तो ले जा उसे। अरे बेटा चलोगी ना हमारे साथ? वैसे हम वैकेशन पर अब शिमला जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नानी की बेटी हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगी। आज तक कभी भी आप या मम्मा एक बार भी स्कूल मेरे लिए आए हो? हर जगह नानी माँ ही आती है। घंटों हम आपका इंतज़ार करते रह गए मम्मा, लेकिन आप कभी नहीं आई। मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। उमेश और कृतिका का मुंह उतर जाता है। वो दोनों उठकर उसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं।